स्थिति इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उनकी बराबरी और शूद्रों के साथ की जाने लगती है। शूद्र जो वर्ण था वो केवल उसका काम यही था, क्योंकि उसको सिर्फ यही करना था कि आप इन तीनों वर्णों की सेवा करोगे। ठीक है, कृषि करने का कार्य देखिए शूद्रों का ही था, ये सेवा भी करते थे और प्लस में साथ में कृषि का कार्य भी करते थे। ये व्यापार के उद्देश्य से थे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब व्यापार वाणिज्य की बात आती है तो इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़े स्तर पर व्यापार वाणिज्य उभर करके सामने आता है। मैंने बताया था पहले भी, मैं बात कर चुका हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ विकसित हो रही है तो उसका एक साथ प्रयोग नहीं होता है। मैंने इससे पहले बात करी थी कि लोहे की खोज हो जाने के कारण मानव के जीवन में एक नई क्रांति आती है, लोह क्रांति के नाम से बोलते हैं। और इस क्रांति में एक साथ एक क्रांति और चलती है जिसे कहते हैं हम द्वितीय नगरीय क्रांति। नगर का मतलब होता है, नगरीय का मतलब होता है कि नगरों का विकास यहाँ पर और ज़्यादा होने लगता है। जो पहले हम नगरीय सभ्यता देख चुके थे, एक नगरीय सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे, वहीं अब ये द्वितीय नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाने लगे, यानी द्वितीय नगरीय क्रांति। पहली नगरीय क्रांति किसमें हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। और द्वितीय नगरीय क्रांति किसमें हुई थी? 6वीं शताब्दी बीसी में। लोहे की खोज कब हुई थी? यदि देखिए मैंने बताऊं तो 1075 बीसी, सामान्यतः ये दी जाती है 1000 बीसी। 1000 बीसी में लोहे की खोज मानी जाती है। और कहाँ से मानी जाती है? ये उत्तर प्रदेश यानी एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज मानी जाती है। ठीक है, जब लोहे की खोज हुई थी 1075 में, तो यहाँ पर जो भारतीय लोग थे, वर्तमान भारत की बात करें तो इनको जो देखिए अब वर्तमान भारतीय जो क्षेत्र है इसकी बात करें तो यहाँ के लोगों के यानी इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो लोग रहते थे उस समय, उससे भी पहले जो लोग रहते थे उनको जो जानकारी हुई थी लोहे के बारे में, सामान्य जानकारी कि लोहे को कैसे प्रयोग में लाएंगे, किस तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाएगा, इसका यूज कहाँ होगा, तो उनको लोगों को जो जानकारी हुई थी उन लोगों को वो हुई थी 850 बीसी में। कब हुई थी? 850 बीसी के आसपास लोगों को, जो भारतीय क्षेत्र था, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई थी। लेकिन इससे पहले 970 बीसी के आसपास लोहे के बारे में जानकारी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो पहले भारत का हिस्सा था, उसमें लोगों को जानकारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बहुत साल बाद भारत वाले क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, जिसमें सामान्यतः आपको देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, इस वाले क्षेत्र में। और जो व्यापकता से प्रयोग हुआ था लोहे का, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके गंगा और यमुना वाले दोआब क्षेत्र में, जो वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो इस वाले क्षेत्र में देखिए लोहे का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। इसके यहाँ पर प्रयोग होने का कारण ये भी था क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे उपजाऊ भूमि भी थी, यहाँ पर वन भी थे। वन आप देखेंगे, वनों का भी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर वनों का बहुत ज़्यादा विस्तार था, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये वर्ग व्यवस्था, तो इसमें जब लोहे का प्रयोग होने लगा इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर कृषि अधिशेष बचने लगा। और कृषि अधिशेष बचने लगा तो उस कृषि अधिशेष को ले जा करके लोग बाजारों में बेचने लगे, अपनी आवश्यकता की चीज़ें लेकर आने लगे, जो इसके पास जो चीज़ें थी उनको बेचा जाने लगा। तो यहीं पर एक वर्ग का उदय होता है जिसे कहते हैं हम श्रेणी वर्ग या व्यापारी वर्ग। तो व्यापारिक वर्ग यही वही वैश्य थे जिन्होंने व्यापार को जन्म दिया, और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे व्यापार के उद्देश्य से। ये सीधा कहाँ पहुँचते थे? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, इसका काम होता था केवल और केवल किसके लिए? इसका काम होता था केवल और केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करना, जो ऊपर वर्ण थे। अब इन्होंने क्या काम करा था? हम पहले स्थिति बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। अब 6वीं शताब्दी बीसी में क्या हुआ था? इन दोनों में तो वर्चस्व को लेकर के लड़ाई होने लगी कि कौन ऊपर आएगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा। अब क्षत्रियों ने कहा कि राजा हम बनेंगे। क्षत्रिय अपने ऊपरी स्थान को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के ब्राह्मण में और क्षत्रियों में आपस में दोनों में लड़ाई होने लगी, मतभेद होने लगे। और यहाँ पर अब राजा जो बनने लगे थे, वो राजा कौन बनने लगे थे? वो क्षत्रिय राजा बनने लगे थे। जो पहले राजा ब्राह्मण बनते थे, अब ब्राह्मणों को केवल और केवल काम दे दिया था पुरोहितों का, कि आप केवल पुरोहितों की भूमिका निभाओगे, प्रधानमंत्री की भूमिका निभाओगे, एक राजा के सहायक के रूप में भी भूमिका निभाओगे, आप मंत्रों का ही उच्चारण करोगे, यज्ञ संपन्न कराने का कार्य आप करोगे, आप राजा नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के इन दोनों में मतभेद भी हो गए थे। तो कुछ क्षत्रियों ने इससे निकलने के लिए अब ये रुख किसकी तरफ कर दिया था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ। ठीक है, उसके बाद वैश्यों ने इसको जुड़ करके, यानी इनको वैश्यों ने इन्होंने दान दे करके, ठीक है, तो दान दे करके इसके साथ, यानी दान के साथ साथ, ठीक है, दान दे करके कुछ पैसों से, इस तरीके से इन्होंने इसकी सहायता करी। शूद्रों ने केवल इसके साथ जुड़ करके, यानी अपनी संख्या बढ़ा करके इनके साथ जुड़ करके संख्या में वृद्धि की।
इनके साथ जुड़ करके, यानी कि उसके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। तीसरा और जो मेन कारण था इसका तीसरा उदय होने का, वो था कि कृषि व्यवस्था जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इतना बड़ा जो हमने ले लिए 5 मिनट ले लिए इसमें, ठीक है, समझाने के लिए। तो पूरी व्यवस्था आई थी कृषि पर आधारित, तो कृषि अधिशेष बचने लगा। तो कृषि को लेकर आप देखिए कृषि में क्या होता था, कृषि में सबसे ज़्यादा जो इस समय जो प्रयोग होते थे वो क्या चीज़ें होती थी, कृषि में प्रयोग होते थे पशु, और यज्ञों में जो सबसे ज़्यादा बलि दी जाती थी वो पशुओं की ही बलि दी जाती थी। इस चीज़ को लेकर के देखते हुए लोगों ने अब इनको क्या काम करा, पशु बलि पर, यानी जो पशु सबसे ज़्यादा बलि के रूप में प्रयोग किए जाते थे, लोगों ने अब इन कर्मकांडों से निकलना शुरू कर दिया। और वो कहाँ की तरफ बढ़ते चले गए, ये जो नए नए धार्मिक आंदोलन उस समय उदय हो रहे थे 6वीं शताब्दी BC में, अब इन्होंने इसकी तरफ क्या किया था, रुख किया, और लोग इसकी तरफ अग्रसर होने लगे। और यही इसी का परिणाम हुआ था आगे जाकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं अब बौद्ध धर्म को लेकर के। पहली बात तो ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको इमेज दिख रही होगी, मैं और अच्छे से थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए